Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today is an interactive edition of Market Mantra. So we'll be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और हम आपके प्रश्नों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हमें फोन करेंगे वो STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार निखिल, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है रवि। HDFC Bank's quarterly net profit jumps 19% to 9,196 crore rupees. Jet fuel prices were cut 2.2% to 1.38 lakh rupees per kiloliter. And on Wall Street, the Dow surges 2.2% on upbeat earnings and easing fears over larger than expected interest rate hike. HDFC बैंक का तिमाही शुद्ध लाभ 19% बढ़कर 9,196 करोड़ रुपए हुआ। विमान ईंधन कीमतों में 2.2% की गिरावट के साथ 1.38 लाख रुपए प्रति किलोलीटर। और वॉल स्ट्रीट में आय तथा ब्याज दरों में वृद्धि की आशंकाओं बीच डाउ में 2.2% की बढ़त। HDFC बैंक की पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 19% बढ़कर 9,196 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तिमाही में एकल आधार पर इसकी कुल आय 41,560 करोड़ रुपए रही। पहली तिमाही के अंत में बैंक का कुल ऋण 13.95 लाख करोड़ रुपए था। बैंक का खुदरा ऋण जो इसके अग्रिम का 39% था, इसमें 21.7% की वृद्धि हुई, जबकि वाणिज्यिक ऋण की हिस्सेदारी 35% थी। जून के अंत तक HDFC बैंक का शुद्ध NPA 0.35% रहा, जो वार्षिक आधार पर 15 आधार अंक कम है। Our first caller of the day is Jaipal from Rewari. Jaipal ji, welcome to Market Mantra. Please put your question. हाँ जयपाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछें। पूछें सर, सवाल पूछें, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम और कोहली सर को नमस्ते। नमस्कार जयपाल। नमस्ते जी। हाँ कोहली सर, ये रुपये की विनिमय दर जो निर्धारित करता है, ये कौन सी एजेंसी विनिमय दर निर्धारित करती है? यही सब प्रश्न है सर। थैंक यू सर। जयपाल जी, कोई एजेंसी नहीं है जो निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय जो करेंसीज होती हैं, जितनी भी दुनिया में करेंसीज हैं, उनका करेंसी बाजार होता है। उस बाजार में डिमांड और सप्लाई, मांग और उसकी पूर्ति के आधार पर, जैसे कि किसी भी सामान का कीमत का निर्धारण होता है। जैसे शेयर मार्केट में आप पूछें कि शेयर कौन सी एजेंसी निर्धारित करती है, कोई निर्धारित नहीं करती। एक एक्सचेंज होता है जहां पर करेंसी की खरीद और बेच या उसकी डिमांड और सप्लाई होती है, उसके आधार पर करेंसी की प्राइस तय की जाती है। तो आप अगर भारतीय रुपए के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि रुपया इस समय 80 रुपए के आसपास प्रति डॉलर घूम रहा है, तो इसलिए क्योंकि भारत के रुपए की मांग बढ़ रही है, अमेरिकन डॉलर की क्षमा करें, मांग बढ़ रही है। इंपोर्ट हमारे ज्यादा हो रहे हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है और भारतीय बाजारों से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जिनको हम FPIs और FIIs कहते हैं, वो निरंतर हमने देखा पीछे 1 साल से भी ज्यादा हो गया उनको पैसा निकालते हुए। और खासकर हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, पर इंपोर्ट उससे ज्यादा बढ़ा है। तो क्या होता है कि डॉलर की मांग बढ़ती है। तो जब मांग बढ़ती है तो वो करेंसी मजबूत हो जाती है और उसके तुलना में दूसरी करेंसी कमजोर हो जाती है। तो कोई एजेंसी तय नहीं करती है जयपाल जी, बाजार तय करता है। उसकी मांग और सब डिमांड और सप्लाई उसकी प्राइस को तय करते हैं जी। और इस बीच हमारे साथ खजुराहो से हमारे अगले कॉलर जितेंद्र जुड़ चुके हैं। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते, आपका प्रश्न पूछिए।
सर को भी नमस्ते। 2 क्वेश्चन है सर। नमस्ते जितेंद्र। पहला क्वेश्चन है कि गिग इकोनॉमी क्या होती है और भारत के सामने क्या चैलेंज हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो रुपये की कीमत इतनी ज्यादा गिर रही है तो इसमें आरबीआई उस तत्परता के साथ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। थैंक यू। जितेंद्र जी, दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। देखिए, गिग इकोनॉमी होती है जो आजकल ये यंग जनरेशन से इसको रिलेट करके देखा जाता है। जो लोग फ्रीलांस करते हैं या अपना ही काम करते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, कुछ आउटसोर्स सर्विसेज घर बैठ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, इनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ये लोग कहीं नौकरी नहीं ढूंढते, इनकी कोई अपनी कंपनी भी नहीं होती है, पर ये अपना इंडिविजुअल नाम से काम करते हैं। और ऐसे आजकल भारत में इतना टैलेंट है और यंगस्टर्स में खासकर इतना टैलेंट है कि घर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ये लोग सर्विसेज देते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे ग्राफिक सर्विसेज हो गई, मार्केटिंग सर्विस हो गई। इनको ज्यादा बड़ा इनका दफ्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता, ये घर में किसी कोने में बैठ के या छोटा सा कहीं वर्क स्टेशन लेके काम करते हैं। इसको हम गिग इकोनॉमी बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। दूसरा, आपने पूछा कि आरबीआई इस पे कदम क्यों नहीं उठा रहा। आपको जान के जितेंद्र जी हैरानी होगी कि आरबीआई की वजह से ही ये आज जो करेंसी हम 80 रुपए के आसपास घूम रहे हैं या उससे थोड़ा नीचे घूम रहे हैं, आरबीआई की वजह से। अगर आरबीआई इसमें दखलंदाजी नहीं करता तो आज आपको ये रुपया जो अभी परिस्थिति है 90 रुपए से भी ऊपर दिखता प्रति डॉलर। तो आरबीआई क्या करता है, करेंसी स्वैप्स करता है और मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। करेंसी स्वैप का अर्थ होता है कि वो अपने जो उसका फॉरेक्स का भंडार है वो उसमें से डॉलर निकाल के और दूसरी करेंसी, जिससे डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता है, दूसरी करेंसी खरीद लेता है। इसको हम करेंसी स्वैप बोलते हैं। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं जो सभी श्रोताओं के लिए काम की होगी कि अभी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो हाईएस्ट पॉइंट था, करीब 643-642 बिलियन डॉलर के बीच का था, पीक पे जब ये पहुंचा था। आज ये घट के 580 बिलियन डॉलर आ चुका है। इसका मतलब हमने करीब करीब आप लगाएं तो 20 और 63 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी। और आपको मैं जानकारी देना चाह रहा था वो ये देना चाह रहा था कि इसमें से 52 बिलियन डॉलर आरबीआई ने खर्च किए हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व में से, इसको रूपी को मेंटेन करने के लिए। तो आरबीआई तो इस पे 24 घंटे जितेंद्र जी नजर बना के रखता है। आरबीआई का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना हमारा इस समय जो रुपया है वो 90 रुपए से भी ऊपर चले जाना था, जो कि महंगाई को भारत में और ज्यादा बढ़ावा देता। तो जी हाँ, आरबीआई बिल्कुल दखल देता है और निरंतर देता है। जी। Next caller is a regular caller from Noida. SPS Jain is online with us. Jain sir, welcome to Market Mantra. Please put your question. Hello. Jain sir, we can hear you. Please put your question. Can you hear please? Yeah. Market Mantra टीम और शरद जी को नमस्कार। नमस्कार। शरद जी, मैं इंटरनेशनल कर्जा लेन देन की गूगल पर सर्च कर रहा था जी। तो इंडिया ने काफी कर्जा बाहर से ले रखा है जी। और सबसे सरप्राइजिंग चीज मुझे हुई कि यूएसए जैसी बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर ने भी इंडिया से उधार ले रखा है, चाइना से उधार ले रखा है और जापान से बड़ी हैवी रकम उधार ले रखी है जी। तो ये क्या जो कंट्री उधार लेता है उधर दूसरे हाथ पर वो उधार देता है, ये इंटरनेशनल लैंडिंग ऑन बोरोइंग का क्या मैथमेटिक्स है? देखिए, इंटरनेशनल बोरोइंग इसको हम बोलते हैं, एक्सटर्नल डेट भी बोलते हैं जैन साहब। बिल्कुल इसका मैथमेटिक्स यही है कि जब देश को दो तरीके से कोई भी देश उधार लेता है, एक तो वो डोमेस्टिक सोर्सेज से भारत का ज्यादातर, अब जैसे बजट डेफिसिट होता है तो उसको भारत ज्यादातर अपने इंटरनल मतलब डोमेस्टिक सोर्सेज से, उसको ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, सॉवरिन बॉन्ड्स हैं, उसको भारत इंटरनली रेज करता है। पर कभी कभी भारत को बाहर से भी डेट लेनी पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको तो हमारा जो मेट्रो प्रोजेक्ट सारा भारत में बना है उसमें जापान ने बहुत हद तक सहायता करी है, जापानीज डेट उसमें, और बहुत आसान किस्तों पर, बहुत आसान इंटरेस्ट पर जापान ने सपोर्ट किया। तो इसलिए जब जब जरूरत पड़ती है तो सभी देश एक दूसरे से लेते हैं। आपको मैं, क्योंकि आपने विदेशी डेट की बात उठाई, तो मैं आपको एक बहुत रोचक आंकड़ा देता हूं कि इस समय पूरी दुनिया पर पूरी ग्लोबल डेट जो है वो 305 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब सब देशों ने जो एक दूसरे से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, जहां जहां से भी उन्होंने लिया हुआ है, 305 ट्रिलियन डॉलर की इस समय डेट है, जो कि ग्लोबल जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी आप जानते हैं सभी देशों की, आप जीडीपी अब ऐड कर दें उसका 355% के करीब है। तो ये कोविड के बाद खासकर जैन साहब ये बात सच है कि दुनिया भर की जो डेट है वो बड़ी है और एक दूसरे पर निर्भरता बड़ी है। एक दूसरे से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने
भी धड़ाधड़ लोन दिया है और जब जब जिस देश को जरूरत पड़ी आकलन करके वो लोन देता है। या बिल्कुल इसकी मैथमेटिक्स जैसा बिल्कुल सिंपल है। जब जरूरत पड़ती है आपको, जैसे बिल्कुल मैथमेटिक्स ऐसी है जैसे आपकी घर की होती है। मान लीजिए घर में पैसा नहीं है, अब हमें और सामान जो हमें लेना है बहुत जरूरी है, मकान लेना है, कार लेनी है, कार हमारी जरूरत है। कुछ हम अपने पास से पैसा डालते हैं, कुछ हम किसी फाइनेंस एजेंसी से, बैंक से उधार ले लेते हैं। ऐसे ही हमें घर खरीदना होता है, किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या बैंक से हम उधार ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो इसकी जो हम किराया दे रहे हैं वो किराए के बराए हम किस्तें दें। तो बहुत आसान सस्ते इंटरेस्ट पे लोन एक्सटर्नल मिलता है। जैन साहब, हमारे भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, विदेश में इंटरेस्ट रेट्स कम है, हालांकि वहां बढ़ रहे हैं पर अभी भी भारत के मुकाबले कम है। तो हमें सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे वो लोन मिल जाता है। तो यही मैथमेटिक्स है, जब जब जरूरत होती है तब तब। जो आप अमेरिका से बात कर रहे हैं वो अमेरिकन मार्केट में कुछ भारतीय सिक्योरिटीज और भारतीय बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है, वो आपको डेट के रूप में दिख रहा है। बाकी अमेरिका ने ऐसे डायरेक्ट भारत से कोई सीधा उधार नहीं लिया है। वो अमेरिकन की एजेंसीज जो है अमेरिका की, अमेरिका का जो फिस्कल सिस्टम है उसने कुछ भारतीय ट्रेजरी बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है, जो आपको सर्च करने पे वो डेट के रूप में दिखाई देता है। तो मैंने आपको मैथमेटिक्स समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूं आगे से आप डेट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी। और दिल्ली से योगेंद्र हमारे अगले कॉलर हैं। हेलो योगेंद्र जी, आप सुन रहे हैं? हेलो जी योगेंद्र जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार योगेंद्र जी, आपके चरणों में मेरा। सर, मैंने पिछली दफा आपसे रिक्वेस्ट की थी जी, गवर्नमेंट से 1 महीने की तो 15 तारीख को तनख्वाह भेज दी जी। बाकी सर अब तो सीनियर सिटीजन है 87 साल के, अब 2 महीने की और बाकी रहेगी। ठीक है, चलिए योगेंद्र जी, हमें ये इस बात की खुशी है कि आप सर 2 बार से रवि और निखिल को मैं जानकारी दे दूं। योगेंद्र जी हमारे साथ 2-3 हफ्ते से जुड़ रहे थे लगातार, मुझे याद आ गया, और बहुत ही वरिष्ठ हैं, 87 साल इनकी आयु है। मैं तो जब ये फोन करते हैं मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं, इतने वरिष्ठ हैं। और इनकी पेंशन नहीं आ रही थी तो मैंने इनको सलाह दी थी कि ये बैंक से और उस डिपार्टमेंट से संपर्क करें जिस डिपार्टमेंट से ये रिटायर हुए हैं और जिस बैंक के माध्यम से पेंशन आती है। हमें खुशी है योगेंद्र जी, कुछ तो आई। आप तो कह रहे थे 3 महीने से नहीं आ रही, चलिए कुछ हिलना शुरू हुआ। जब ये आई है योगेंद्र जी, बाकी भी आएगी। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, आप बैंक और अपने डिपार्टमेंट से संपर्क में बने रहें, और बाकी भी जब आपकी आएगी तो हम निखिल और रवि, हम इनसे एक लड्डू जरूर खाएंगे जब उनकी शादी आ जाएगी। जी जरूर। You mentioned sweets in the city which is known for sweets, Kolkata. We have a caller from there. Lovely. Prashant is live with us. Prashant, welcome to Market Mantra. We won't ask you for Rasagullas, but you can ask a question. सवाल पूछे प्रशांत जी, अब लाइव हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जो म्यूचुअल फंड होता है ना सर, कोई तो म्यूचुअल फंड है जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है जी। हाँ, तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया, वहाँ से कुछ गेन आया सर। ठीक है सर। तो सर नाउ ITR फाइल करने के टाइम पे वो जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे एंट्री होगा सर? चलिए, 2 तरीके से म्यूचुअल फंड से प्रशांत रिटर्न आता है। यू गेट रिटर्न इन 2 फॉर्म्स। कुछ म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स देते हैं, और कहीं जो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होते हैं प्रशांत, वहां पर आपको कैपिटल गेन होता है। तो आपने जैसे इक्विटी फंड है और आपने 1 साल से ज्यादा रखा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कहते हैं। 1 लाख रुपए तक वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद आप उसको अपने जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, अगर आप ITR 2 आपको यूज करना होगा, इसमें आप ITR 2 यूज करें तो उसमें एक शेड्यूल CG होता है, उसमें दिखाएं। और अगर आपका अदर सोर्सेज मतलब डिविडेंड के रूप में आ रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शेड्यूल OS जो होता है अदर सोर्सेज वाला, उसमें आप उसको दिखा सकते हैं। उस रिटर्न फॉर्म में बाकायदा अलग से शेड्यूल बने हुए हैं। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा म्यूचुअल, अगर डेट फंड है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अवधि फर्क होती है, इक्विटी है तो उसमें फर्क होती है, हाइब्रिड है तो उसमें डिपेंड करा जाता है 65% इक्विटी है कि डेट है। तो ये आप देखें पहले आपके फंड की कैटेगरी क्या है, आप उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करें या डिविडेंड है। मैंने आपको दोनों स्केड्यूल बता दिए, शेड्यूल CG या शेड्यूल OS। अगर डिविडेंड है तो OS में, और कैपिटल गेन है तो आप उसको शेड्यूल CG में दिखा के फाइल करिए। 31 जुलाई लास्ट डेट है, देर मत करिएगा, पेनल्टी लगती है उसके बाद। जी भोपाल से हमारे साथ में शंकर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी शंकर, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ जी सुन रहा हूँ जी। आपका सवाल पूछिए।
सर ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? डू दे पर्टेन टू स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी और डू दे पर्टेन टू पर्टिकुलर स्टॉक? And what are they telling you if they are telling you anything about the future of the market? Will we take a slight dip and go further up, or little pain is ahead in front of us? Thank you. Shankar, high frequency indicator indicate both the things. It can indicate market going down, it can indicate market going up, it can indicate stock going up, stock going down. Basically, high frequency indicators means that where the trading volume, when you catch the movement of a particular stock or market by way of the volume, the highest volume which is moving, which is the frequency of the buy and sell transaction is the highest at that point. So that is called the high frequency trade indicator. सबसे अच्छा आपको high frequency trade indicators का आपको options में दिखाई देता है. और मैं आपको if I try and give you an example, अगर आप option trading करते हैं put और call में, तो वहां पर माइक्रो सेकेंड्स में मूवमेंट होता है. तो अगर कोई इंडिकेटर इसके लिए बना दिया जाए, कोई इंडेक्स बना दी जाए, तो उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं. इट इज यूज बोथ फॉर स्टॉक्स एज वेल एज फॉर इंडाइसेस, बट कॉन्सेप्चुअली एंड प्रिंसिपली दे कैन इंडिकेट अ मार्केट गोइंग हाई, दे कैन इंडिकेट मार्केट गोइंग डाउन. बट to be able to interpret that, Shankar, I think your question is more related to how do you use these indicators. You have to be an expert in analyzing market volumes, an expert in analyzing market trends. You also have to be good at technical analysis, as we call it. It's a field of study which indicates the movement of the market by way of graphs and charts and volumes and moving averages and so and so. So therefore, some of the moving averages can also be high frequency indicators. So high frequency indicator is a broad term which is used to analyze the movement of the market. But I would suggest that you should Shankar, not take decisions yourself by looking at high frequency indicators. I would suggest you must consult an expert, because you can end up losing money where you may feel that this is giving a movement upwards or downwards, whereas because of high frequency it can easily turn the corner, so you can be in losses. So you have to be extremely careful. Our next caller is from Bhilai. Ravi is online with us. Ravi, welcome to Market Mantra. Please put your question. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा एंड गुड इवनिंग डॉक्टर कोहली. गुड इवनिंग. मेरा सवाल है रूपी डॉलर के 1:80 के कंटेक्स्ट में जी अभी करंट इसके बाइलेटरल जो हमारा जो रूपी में जो पेमेंट वाला जो सिस्टम में हम धीरे धीरे स्विच ओवर कर रहे हैं, कई चीजों में हमने कई देशों के साथ हमने जैसा किया है. जी. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम इसको कहीं क्वांटिफाई कर पाए हैं क्या, कर पाए हैं या कर रहे हैं क्या कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर या अभी शॉर्ट फ्यूचर में हमारा डिपेंडेंस जो है डॉलर के ऊपर कितना कम हो सकता है? और हम ये मेरा इस लाइन से मैं थोड़ा सा चाहता हूँ जानना. देखिए रवि जी, आपका है उसका उत्तर इस बात में छुपा है कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है. तो हम जब हम भारत इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, इंटरनेशनल बोरोइंग करेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में, या भारत में इन्वेस्टमेंट आएगी या भारत से इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो तब हमें डॉलर की जरूरत पड़ेगी. जब तक डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, और इंटरनेशनल करेंसी क्यों है डॉलर? क्योंकि दुनिया की 90% फॉरेक्स ट्रेडिंग डॉलर में होती है. दुनिया का करीब 40% जो डेट है वो डॉलर में है. 60% फॉरेक्स रिजर्व देशों के डॉलर्स में है. तो इतना जबरदस्त जब डॉलर का डिमांड है, तो भारत को डॉलर में ट्रेड करना मजबूरी हो जाती है. हालांकि अभी आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में एक रिलैक्सेशन निकाला कि उन्होंने पार्टनर कंट्रीज के साथ हमें रुपए ट्रेड के लिए आज्ञा दी कि आप अब रुपी ट्रेड में आप ऑस्ट्रो अकाउंट खुलवा के आप रुपी ट्रेड में उन पार्टनर कंट्रीज के साथ डील कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर रशिया है, तो उसका प्रोसेस ये, भारत का एक बैंक ऑस्ट्रो अकाउंट खुलवाएगा रशिया में, वो रुपी में खुलेगा. यहां से जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम रुपी में पेमेंट करेंगे. ऐसे ही जब भारत का कोई एक्सपोर्टर उसको एक्सपोर्ट करेगा तो वहां से वो पेमेंट उसी में से रुपए में आ जाएगी, और बाद में जो बैलेंस बचेगा उसका सेटलमेंट हो जाएगा, जिससे वॉलेटिलिटी कम हो और फॉरेन एक्सचेंज से डॉलर कम यूज हो पाए. तो जब तक डॉलर में आपके, अगर सीधा मैं जवाब दूं, तो जब तक इंटरनेशनल बाजार में डॉलर की डिमांड है तब तक भारत को मजबूरी है, भारत को डॉलर में ट्रेड करना ही पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व भी रखने पड़ेंगे. पर हाँ, ये एक अच्छा कदम है आरबीआई का, जो कि रुपी को ग्लोबल भी ले जा सकता है, और कुछ उससे डॉलर की डिमांड पे अवश्य फर्क पड़ेगा जो अभी हाल में कदम उठाए. आप उसी के संदर्भ में मैं समझ रहा हूं पूछ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं अब आप इसको बेहतर तरीके से रवि जी समझ पाएंगे.
Let's quickly look at the news item that we are tracking in this edition about jet fuel prices. Jet fuel prices were reduced by 2.2% today following a fall in international oil prices. Aviation turbine fuel or jet fuel prices were cut by 3,084 rupees 94 paise per kiloliter to 1.38 lakh rupees per kiloliter, a price notification of state-run fuel retailers showed. This is only the second reduction in rates this year. Prior to this cut today, prices had gone up by a whopping 91% in this calendar year so far. Our next caller is from Faridabad. Narendra is online with us. Narendra, welcome to Market Mantra. Please put your question. नमस्कार सर. सर मेरा दो क्वेश्चन है. एक सर, बैंकिंग एज ए सेक्टर अगर जानना चाहें क्या ये अपने एनपीए से उबर चुका है, और दूसरा क्वेश्चन है अगर एनपीए बचा है तो वो लगभग कितना होना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? का पहले सवाल का तो मैं सीधा सीधा जवाब दे सकता हूँ. दूसरे सवाल को का क्वांटिफाई करना मुश्किल है. खैर ही आपके क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए, बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि जो खासकर अगर हम नेशनलाइज बैंक से शुरुआत करें जहां पर एनपीए ज्यादा देखे जाते थे नरेंद्र जी, तो वहां पर हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में उन बैंकों की जो फिस्कल जो पूरी फाइनेंशियल पोजीशन है काफी इंप्रूव हुई है. और जो घाटे में थे नेशनलाइज बैंक, अब बहुत कम आपको या तो घाटा व ज्यादातर बल्कि मुनाफे में है. तो वहां पर काफी एनपीएस में जो नए नियम आए उसकी वजह से एनपीए में बहुत सुधार हुआ है. एक बैड बैंक भी बनाने की प्रस्ताव बजट में रखा है, जिसकी वजह से सारी डेट्स का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है. उसको एक स्पेशलाइज्ड बैंक सारे एनपीएस को हैंडल करेगा. आपने दूसरा पूछा कि कितना होना चाहिए. देखिए, ऐसा कोई कितने का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटिव बात है. रिलेटिव से मतलब है इसके बैंक के टोटल साइज पे डिपेंड करेगा, बैंक के टोटल लोन्स कितने हैं, बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, एनआईआई जिसको हम कहते हैं, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बैंक के डिपॉजिट्स कितने हैं, बैंक का टोटल लोन पोर्टफोलियो कितना है. तो ये नरेंद्र जी इस पर निर्भर करता है. जो छोटा बैंक है वो थोड़े से भी एनपीएस नहीं झेल पाता है. जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके यहाँ थोड़ा बहुत एनपीए ज्यादा भी हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है. तो ये बहुत रिलेटिव टर्म्स में दे जाता है. कोई स्टैंडर्ड नरेंद्र जी पैमाना नहीं है. बाकी मैं ये जरूर कह सकता हूं जितने एनपीए कम से कम हो उतना अच्छा है. बाकी बैंकिंग सेक्टर का मुझे नरेंद्र जी फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई देता है भारतीय बैंक की, क्योंकि हालत सुधरी है. पीछे कई दशकों को हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है यहां से आगे बैंक अपने प्रॉफिट्स को कंसोलिडेट करेंगे. बैंकिंग में प्राइवेटाइजेशन बहुत रैपिड हुआ है. नेशनलाइज बैंक को प्राइवेटाइज करने का बात किया जा रहा है, कंसोलिडेशन की बात की जा रही है. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म ना देखें, तो इसमें बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न्स नरेंद्र जी आपको मिल सकते हैं. जी. दिल्ली से भरत हमारे साथ है फोन लाइन पर. हेलो भरत जी. सर जी, आपका प्रश्न क्या है? अच्छा सर, नमस्कार सभी को. नमस्कार. मेरा प्रश्न ये है सर कि पिछले दिनों हमारे देश का जो है निर्यात बढ़ा है, ये अच्छी बात है, परंतु सर इसके साथ साथ ही आयात भी बढ़ा है. तो मेरा ये मानना है सर कि ऑयल एंड गैस में तो चलो ठीक है, हमारी ज्यादा उत्पादन है नहीं तो हमें दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ता है, परंतु क्या पाम ऑयल के लिए भी हमें मलेशिया पे ही निर्भर होना पड़ता है? हमारे देश में पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता है सर इसको इम्पोर्ट कम करने के लिए? धन्यवाद सर. जी, पाम ऑयल जो है, जो उसकी उपज होती है वो बहुत ही अजीब किस्म का एक क्रॉप है, क्योंकि उसमें एक तो वातावरण को बहुत दिक्कत आती है पाम को उगाने में, दूसरा उसमें पानी की भी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है, तीसरा उसमें जो सॉइल चाहिए होती है. अब आप ये कह सकते हैं कि भारत के जो तटीय इलाके हैं, क्या हम वहां पर पाम की खेती को बढ़ा नहीं सकते हैं? तो इसके लिए जो जरूरतें होती हैं, बहुत ही मतलब मुश्किल से उगने वाला ये क्रॉप होता है, इसका एनवायरमेंट डैमेज भी होता है इसके. तो मुझे लग रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया उस इलाके में इसको उन कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया, उन कंट्रीज का ये मेन स्ट्रीम फॉरेक्स रेवेन्यू का सोर्स बन गया है. तो उन्होंने इनकी जो इसको उगाने में जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो डीमेरिट्स हैं, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है. कुछ उन्होंने उसके हल भी निकाले हैं, क्योंकि ये आसपास की जमीन को भी पूरी तरह से बंजर कर देता है. पाम ऑयल की बहुत सारी समस्याएं हैं पाम को उगाने में, तो इसलिए उन कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है. तो इसलिए आप देखिए, पूरा आजकल जो विश्व है भारत जी, वो पूरा का पूरा ग्लोबल विलेज बन चुका है. हम एक दूसरे पर निर्भर है. इसीलिए जब रशिया पे इतने सैंक्शंस लगे तो आपने देखा पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो गई. यूक्रेन से गेहूं आता था, रशिया से भी बहुत सारी चीजें आती थी, ऑयल भी आता था, तो सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई. तो दुनिया ऐसा नहीं हो सकता कि सब चीज सब जगह उसका उत्पादन किया जा सके. हालांकि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं,
और पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो कोई भी दुनिया का देश भारत जी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको मैं उम्मीद है कि मैं आपको जो पाम ऑयल को उगाने में जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो मैं समझा पाया होऊंगा, और आप ये समझेंगे कि भारत में पूरी तरह से भारत की जरूरतों को ये पूरा नहीं कर सकता, हमें कुछ ना कुछ इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा जी। Our regular caller from Thane, Gurunath, is online with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी सर, नमस्कार। 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 कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ। सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो एक अखबार में सर मैं एक आर्टिकल देखा था, आप नए डाकघरों में जो एक स्कीम मतलब अभी भी ये नया लॉन्च किया है, ये जो क्या बोलते हैं उसको ग्रामीण सुरक्षा स्कीम। तो इसमें सर उन्होंने बताया था कि उसका एज फैक्टर था 1900 के और 55 के बीच। तो ये सर ये मैच्योरिटी के बारे में उन्होंने नहीं लिखा था उसने, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ मैं। आप कौन सी स्कीम के बारे में? 35 लाख रुपए देने के, जो महीने का 1500 रुपए भरने का है, तो ये बीमा पॉलिसी है कि ये डाकघरों की मतलब कोई स्कीम है? अच्छा, इसमें गुरुनाथ जी हालांकि पूरी स्कीम पाया, पर मैं आपको कुछ अंदाजा लगा पा रहा हूँ। ये बीमा पॉलिसी भी है और निवेश की भी स्कीम है। इसमें 1500 रुपए महीने भरना होता है और ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है। अगर तो ये बीमा वाली स्कीम की बात करें, क्योंकि इसका हर स्कीम का पूरा एक नाम होता है। अब बीमा देखिए, ग्रामीण सुरक्षा तो एक जनरल टर्म है, और जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, या बहुत सारी ऐसी योजना जिनके पूरे नाम होते हैं। मुझे पूरी तरह से मैं सुन नहीं पाया कि आप कौन सी वाली शरद जी ये बात कर रहे हैं वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो ग्राम सुरक्षा योजना है ना, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। अच्छा, उसमें तो गुरुनाथ जी बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और डिपॉजिट, उसमें दोनों होता है। पोस्ट ऑफिस उसको एडमिनिस्टर करता है, और किसी जब इनकम्बेंट की मृत्यु हो जाती है तो उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। डिपेंड करता है आपने कितना चूज किया हुआ है, वो ये स्कीम है। बाकी मैं इनसे फिर भी रवि गुजारिश करूंगा कि ये थोड़ा सा खोल के बताएं कि उसमें पूछना क्या चीज चाह रहे हैं। उसमें मैच्योरिटी, क्योंकि जब तक डेथ होती है, या वो जो उसका फिक्स टर्म होता है, इट इज लाइक अ टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट नहीं है, वो टर्म इंश्योरेंस है। तो जितना उसका टर्म होता है उसके बाद वो मैच्योर हो जाती है। और अगर इसका मैच्योरिटी का नहीं लिखा है तो फिर वो एंडाउमेंट वाला है। तो एंडाउमेंट में ये होता है कि जब मृत्यु होती है तो आपके परिवार वालों को वो पैसा मिल जाता है जी। Let's quickly take a look at the US markets. The US markets ended sharply higher yesterday, fueled by upbeat earnings, strong economic data, and easing fears of a larger than expected interest rate hike by the Federal Reserve. The Dow Jones Industrial Average surged 658 points, the S&P 500 jumped 73 points, and the Nasdaq Composite added 201 points. We have Tarun from Dehradun online with us. Tarun, welcome to Market Mantra. Please put your question. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Go ahead with your question. Okay, good evening to all. Good evening. I have two questions, both are interlinked. First is about the Indian economy has been resilient so far. However, the global economics, the picture is not looking so good. So what are the factors which can support the Indian economy in the coming year or the quarters? Which I think we are not insulated, but what are the factors which can still support and we can achieve the GDP growth of 7 to 7.5? Yeah, second question is about the credit offtake. Since the global economics are going into the recession, so the exports may probably will go down. So the capex revival and the credit offtake from the banks to the corporate sector, how do you look at them, whether they will be better going forward or will there be any problems? Okay, Thank you. Indeed, they are both interlinked. I'll be precise, although on your question and whole essay can be written. You see, Indian economy is indeed very resilient. When the world is facing a risk of recession, India is still growing at a very, very decent pace. There are a lot of factors. India's own, I think, demographic dividends, India's large population, which was once considered as a disadvantage, has been to its advantage. The skilling of the young population. We are a very young nation. We are towards becoming Atmanirbhar, self-reliant also. Indian manufacturing is picking up. We have a strong agriculture sector. We've become food sufficient. We are also now, our exports are growing. Our imports, although at this point of time, our imports are growing as well. But our exports have picked up with record pace. शरद जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। एक्चुअली हमारे पास समय का बड़ा मैंने तो पहले इनको कहा था ये ऐसे वाला क्वेश्चन है, दोबारा जी हम इस क्वेश्चन को दोबारा फिर चर्चा में ले लेंगे। शरद जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और श्रोताओं, चलने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर से। HDFC बैंक तिमाही शुद्ध लाभ 19% बढ़कर 9,196 करोड़ रुपए। विमान ईंधन कीमतों में 2.2% की गिरावट के साथ 1.38 लाख रुपए प्रति किलोलीटर। और वॉल स्ट्रीट में आय तथा ब्याज दरों में वृद्धि की आशंकाओं
बीच डाउ में 2.2% की बढ़त। That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. नमस्कार।